वो शाही परिवार की इकलौती प्रिंसेस थी। फिर भी अब वो बिस्तर से बंधी हुई ऐसे पड़ी थी जैसे कोई सामान जिसे ट्रेड के लिए रखा गया हो। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उसे एक ऐसे आदमी से शादी करने का हुक्म दे दिया था जिससे वो बस एक बार मिली थी। वो आदमी एक रिटर्निंग वॉर हीरो था जिसने अभी अभी जीत हासिल की थी, और उसी समय राजा ने उसे एक ब्राइड गिफ्ट कर दी, मिशा एस्क्वालियर। उसकी म्यूट और खाली सी छोटी बहन एक इनाम की तरह सौंप दी गई, ऐसा इनाम जो असल में एक छुपा हुआ इंसल्ट था। वो लड़की बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी, एक डरे हुए हिरन की तरह कांपती हुई। एरिक एकदम जड़ हो गया, उस दृश्य को देखकर स्टन रह गया। अगर वो थोड़ा और पास आता तो शायद देख पाता उन सूनी आंखों में छुपी हुई एक हल्की सी जागरूकता की झलक। राजा ने एक पेट से खेलने वाले की तरह हंसते हुए कहा, बस थोड़ी शाय है मिशा, इधर आओ। लड़की के मुंह से कुछ बेमतलब सी आवाजें निकली, लेकिन वो एक भी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई, और फिर अचानक बिना किसी वजह के वो अपने ही पैरों से लड़खड़ाकर सबके सामने जमीन पर जोर से गिर पड़ी। राजा ने नाक से हंसी छोड़ते हुए कहा, मेरी बहन की सेहत थोड़ी डेलिकेट है, मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे। मिशा अब उठो। बूढ़े अर्ल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार के लिए ये गर्व की बात है कि हम राजघराने से रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल चुका था। ये कमजोर और खोई हुई सी लड़की ही वो प्रिंसेस थी। एरिक आगे बढ़ा और राजा का आदेश स्वीकार करते हुए बोला, मैं न तो महामहिम को और न ही राजकुमारी को शर्मिंदा करूंगा। एरिक की आज्ञाकारिता से खुश होकर राजा ने हल्की हंसी हंसी, वो जल्द ही तुम्हारी वाइफ बनेगी, चलो हेलो तो कहो। एरिक का चेहरा शांत था, ऐसा कि कोई कुछ पढ़ ही न सके। वो आगे बढ़ा और मिशा के सामने एक घुटने पर बैठ गया, पूरी शाही मर्यादा के साथ। उसने धीरे से मिशा का कांपता हुआ हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी जी की देखभाल करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन मिशा ने अचानक जोर से अपना हाथ छुड़ाया। वो पीछे हट गई, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं, जैसे एरिक को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रही हो। राजा फिर से मुस्कुराया और उंगली से इशारा करते हुए कहा, मिशा ये तुम्हारे पति बनने वाले हैं, जिद मत करो, इधर आओ। मिशा तेजी से उसके पास भागी और सिंहासन के पास घुटनों के बल बैठ गई, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। राजा ने उसके सुनहरे बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह बहुत बदतमीजी थी मिशा, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। और तभी मिशा अचानक चारों हाथ पैरों पर गिर गई और कुत्ते की तरह भौंकने लगी। एरिक बस चुपचाप उस अजीब तमाशे को देखता रहा, जैसे उसे जबरदस्ती राजकुमारी से शादी के लिए नहीं कहा गया हो। सूरज ढल चुका था और बग्घी बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसका परिवार अभी हाल ही में एक लंबी और कठिन लड़ाई से लौटा था। राजा को उम्मीद थी कि वो लोग आपस में ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लोग बड़ी जीत के साथ लौटे, जो बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए ये शादी सिर्फ एक तरीका थी उन्हें कंट्रोल में रखने का। बूढ़ा अर्ल खाने की टेबल पर गुस्से से भर गया। उसे ये शादी एक बड़ा इंसल्ट लग रही थी, लेकिन एरिक शांत बैठा रहा। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शाही आदेश हमेशा फाइनल होते हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, भले ही ये शादी जबरदस्ती हो, अब इससे बचना नामुमकिन था। हाउस क्लैमगर का वारिस होने के नाते एलिक बस अपना फर्ज निभा रहा था। उसका कजन एबरली क्लैडनर थोड़ी देर सोचकर बोला, तो फिर क्रिस्पैन परिवार से हुई एंगेजमेंट का क्या होगा? बूढ़े अर्ल ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है, वो तो अब खत्म हो चुकी है। वो पागल राजा अब बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। और जो बात उन्हें और ज्यादा गुस्से में ला रही थी वो ये कि राजा ने कुछ रॉयल मेड्स भेजी थीं जो ऊपर से तो राजकुमारी की केयर के लिए थीं, लेकिन असल में हमारे घर की हर बात पर नजर रखने के लिए। उन्हीं में से एक मेड ने ताना मारते हुए कहा, राजकुमारी को अकेले सोने की इजाजत नहीं है। लेडी क्लैडनर ने अपना गुस्सा दबाकर धीरे से जवाब दिया, जैसा आप देख सकती हैं उसके कमरे और हमारे कमरे के बीच एक हॉलवे है। लेकिन मेड ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये दूरी कुछ ज्यादा है? अगर रात में कुछ हो गया तो? राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेडी क्लैडनर ने सिर पकड़ लिया और बोली, तो फिर हम किसी भरोसेमंद दासी को उसके साथ रहने के लिए रख देंगे। उस दासी ने चौंक कर नकली गुस्सा जताते हुए कहा, क्या आप राजकुमारी के शरीर की देखभाल एक नौकरानी को सौंपेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेडी क्लैडनर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने
देखने लगा। वो उन दो घमंडी और दबंग दासियों को घूरती रही। जैसे ही वो वहां से चली गई, लेडी क्लैडनर फट पड़ी। अब क्या वो ये चाहता है कि तुम खुद राजकुमारी की देखभाल करो? हमारे हाउस क्लैडनर की इज्जत का ऐसा अपमान। उसने गुस्से में एक ग्लास लाल वाइन एक ही सांस में पी ली, जैसे अपना गुस्सा उसमें डुबो देना चाहती हो। वो रात गुस्से और दुख से भरी हुई थी। फिर भी एरिक बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवेली के अंदर माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन बाहर लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनका नोबल लॉर्ड अब एक सिंपल माइंडेड लड़की से शादी करने जा रहा है। शादी का दिन बिना किसी देरी के आ गया। पूरा शाही पहनावा पहनकर एरिक बग्गी में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने सूखे मन से सोचा, लग रहा होगा जैसे हम किसी परियों की कहानी के हीरो हैं। फिर वो पल आया, बड़े बड़े दरवाजे खुले और दुल्हन सामने आई। पूरा हॉल धीरे धीरे फुसफुसाहटों से भर गया। क्या वो बीमार है? उसकी चाल तो ऐसे है जैसे नशे में हो, लेकिन दुल्हन जैसी भी दिख रही हो, इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता था। ठंडी और पवित्र गिरजाघर की दीवारों के अंदर एरिक क्लैडलर और मिशा एस्क्वालियर ने शादी की कस्में ली। फिर आया वो रस्मी किस, जो बिल्कुल खाली, दूर और बेजान सा था। ब्राइडल चैम्बर में जाने से ठीक पहले एक उम्रदराज दासी उसके पास झुककर धीरे से बोली, आज रात कृपया राजकुमारी को कोई नुकसान मत पहुंचाना, सुबह हम सबूत लेने आएंगे। एरिक ने सपाट आवाज में जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ लड़की टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी, आधा शरीर बिस्तर पर गिरा हुआ, आंखें बिल्कुल खाली, कमरा धुंधला था, दीवारों पर परछाइयाँ रेंग रही थीं। एरिक धीरे धीरे सोच समझकर उसके पास गया। राजकुमारी ने कोई हरकत नहीं की, ना कोई आवाज़, ना कोई सांस की प्रतिक्रिया। चुपचाप उसने अपनी रोब उतारी, फिर धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी। तभी एरिक को कुछ अजीब सा दिखा। बिस्तर के पास कुछ खाली दवाई की शीशियां बिखरी पड़ी थी। उसने झुक कर देखा, सेडेटिव्स थे, इतने ताकतवर कि किसी घोड़े को भी गिरा सकते। और ये दवाई एक भूखी लड़की को दी गई थी। दुश्मन कैदियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। कौन कर सकता है इतनी बेरहमी बिना एक पल सोचे? उसका जबड़ा कस गया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये किसका आदेश होगा। वो घिनौना राजा। मत डरो, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मिशा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे कई दिनों से उसने कोई गर्मी महसूस ही न की हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने धीरे से पूछा। उसके टखनों पर रस्सियों के निशान थे, सूजन थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक हो। एरिक उसके हाथों को खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां खून के सही तरीके से ना पहुंच पाने की वजह से गहरे लाल हो चुकी थी। अगर ऐसा और देर तक चलता तो हमेशा के लिए नुकसान हो सकता था। अब बस एक ही रास्ता बचा था। एरिक ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं अब तुम्हारे साथ कंबल के अंदर आ रहा हूं, प्लीज डरो मत। उसकी भारी आवाज अंधेरे में हल्के हल्के गूंज रही थी। मेरा नाम एरिक है, अर्ल क्लैडनर का बेटा। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन एक बार मेरी एक बहन थी जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई। सिड रियासत के साथ हुए युद्ध की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सीमा पर गुजारा, और आज मैंने तुमसे शादी की। उसे नहीं पता था कि राजकुमारी उसकी बातों को कितना समझ पा रही है, लेकिन उसे लगता था कि मिशा को ये जानने का हक है कि क्या हो रहा है। सीमा पर की सर्दियां बहुत भयानक होती हैं, उसने धीरे से कहा। सबसे पहले उंगलियों और पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट होता है, इसलिए खून का बहाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसने नीचे देखा और वहीं रुक गया। राजकुमारी कब की सो चुकी थी। उसका पीला चेहरा अब थोड़ा थोड़ा रंग पकड़ रहा था। एरिक धीरे से उठा, फिर वो करने लगा जो उससे उम्मीद की जा रही थी, शादी की रात का सबूत तैयार करना। अगली सुबह उसने दरवाजे के बाहर खड़ी दासी को खून लगे हुए चादर का टुकड़ा पकड़ा दिया। तभी एक भारी भरकम दासी राजकुमारी को तैयार करने का बहाना लेकर दरवाजा खटखटाने लगी। एरिक ने बिना कुछ कहे दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो अभी सो रही है, उसने शांत आवाज में कहा। उसे थोड़ा और आराम करने दो। जैसे ही दासी वहां से गई, एरिक वापस कमरे में लौटा। उसने धीरे से एक सांस ली, तभी उसके पीछे से कपड़े सरकने जैसी हल्की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, मिशा उसकी रोब को मुंह में दबाए चबा रही थी। राजकुमारी, वो खाना नहीं है। एरिक जल्दी से उसकी तरफ भागा। मिशा ने मुंह में कपड़ा दबा रखा था और धीमे धीमे सिसक रही थी। एरिक की नजर पास रखी हुई खाने की टोकरी पर पड़ी, जो अभी तक छुई भी नहीं गई थी। तुम भूखी हो ना, ये लो, इसे खाओ। मिशा ने हल्की सी आवाज निकाली।
निकाली, फिर रोब छोड़ दी और खाने की तरफ जल्दी से हाथ बढ़ाया। एरिक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कोई छोटा सा जंगली जानवर हो। वो धीरे धीरे रोटी कुतर रही थी, एक एक निवाला लेकर। एरिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम तुम्हें ये तो पसंद आया। उनकी शादी की रात चुपचाप बीत गई। अगले दिन वो लोग वापस क्लैडनर एस्टेट लौटे। अर्ल और उनकी पत्नी पहले से ही फाटक पर खड़े थे, लेकिन उनके सख्त चेहरे ये साफ बता रहे थे कि वो अपनी नई बहू से मिलने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। जाकर थोड़ा आराम करो, काउंटेस ने रूखी आवाज में कहा। तभी अचानक मिशा किसी जिज्ञासु छोटे बंदर की तरह सामने वाले आंगन में लगी मूर्ति पर चढ़ने लगी। एरिक तुरंत दौड़कर गया और उसे गोद में उठा लिया। अर्ल ने एक नजर देखा और घृणा से मुंह मोड़ लिया। एक दासी मिशा को लेने आगे बढ़ी, लेकिन एरिक ने धीरे से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुमने लंबा सफर तय किया है, जाकर आराम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। दोनों शाही दासियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। उनके जाते ही एरिक ने बटलर की ओर देखा और कहा, आज से राजकुमारी हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका खास ख्याल रखा जाए। एक तरफ लेडी क्लैडनर चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। उनके चेहरे का भाव समझ पाना मुश्किल था। डिनर के समय सबसे पहले एरिक ने ही बात शुरू की। मैं राजकुमारी के खाने का ध्यान खुद रखूंगा, आप सब जा सकते हैं, एरिक ने कहा। तभी एक लंबी दासी ने लापरवाही से बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, राजकुमारी तो वैसे भी खाना खाते वक्त तमाशा करती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। एरिक की आंखों में अचानक अंधेरा सा उतर आया। माहौल भारी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसे कोई पसंदीदा डिश है? उसने शांत लहजे में पूछा। या कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब उसे बताया गया कि उसे खाने में कोई पाबंदी नहीं है, तो एरिक ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और विनम्रता से कहा, लेडी क्लैडनर, क्या आप इसे चखना चाहेंगी? लेकिन उसकी नज़रें राजकुमारी पर ही टिकी थीं। वो चुपचाप उसका रिएक्शन देख रहा था। तभी मिशा ने 2 बार चबाया और फिर वो मांस सीधा एरिक के चेहरे पर थूक दिया। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अपना सूप का कटोरा उठाकर पूरे टेबल पर फेंक दिया। फिर भी एरिक शांत रहा। क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? उसने धीरे से पूछा। फिर दासियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, राजकुमारी को साफ कपड़े पहनाओ। जैसे ही मिशा को ले जाया गया, पूरा डाइनिंग रूम खामोश हो गया। एक ऐसी खामोशी जो चुपचाप साजिशों के लिए सही माहौल बनाती थी। अर्ल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उंगलियों से ऐसा इशारा किया जो सिर्फ वही समझ सकती थी। क्या उसे अब तक जिंदा रखना वाकई ज़रूरी है? काउंटेस ने उसकी मूर्खता पर हल्की सी मुस्कान दी। अगर हमने उस औरत को मार डाला तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। और एरिक ये बात अच्छी तरह समझता था कि उसकी माँ का असली मतलब क्या था। एस्क्वालिया साम्राज्य कभी 3 महान कुलों के सहारे खड़ा था, जिन्हें राज्य की 3 मुख्य स्तंभ कहा जाता था। सैराक घराना, जो आंतरिक स्थिरता का संरक्षक था, क्रिस हाउस, जो कानून और व्यवस्था का पालन करवाने वाला था, और क्लैडनर हाउस, जो साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करता था। ये तीनों कुल साम्राज्य की सेना और शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर रखते थे। पुराने राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी सैराक हाउस से थी। उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि कुख्यात तानाशाह बिलारिक द्वितीय था, जो नाम से तो राजा था लेकिन असल में एक विनाशकारी शासक। शाही ताकत को फिर से मजबूत करने के नाम पर उसने सैराक परिवार को ही खत्म कर दिया, यानी अपनी ही माँ के परिवार को। लेकिन उसका लालच वहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने क्रिस हाउस और क्लैडनर हाउस को भी दबाना शुरू कर दिया। मजबूरी में इन दोनों घरानों ने गुप्त रूप से एक समझौता किया। उन्होंने अपने वारिसों के बीच शादी तय की और युद्ध के खत्म होते ही विद्रोह की योजना बनाई। लेकिन किस्मत की योजना कुछ और थी। क्लैडनर हाउस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये जीत लोगों का दिल जीतने लगी। सालों की तानाशाही से थके हुए नागरिकों की वफादारी अब बदलने लगी और राजा को लगने लगा कि सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है। अर्ल गुस्से से कांपता हुआ गुर्राया, वो पागल और टूटी हुई लड़की अब हमारे किस काम की है? काउंटेस ने इशारे से सेवकों को बाहर भेजा और बोली, मैंने सुना है कि वो लड़की पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक उसने महल के अंदर किसी की मौत अपनी आंखों से नहीं देखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुखद है? तुम्हें अब भी उसे लेकर अफसोस करने की फुर्सत है? अर्ल भड़क गया और अपने बेटे की तरफ मुड़ा। आज सुबह ही हमारे कुछ पुराने सेवकों ने सलाह दी थी कि तुम्हें हटाकर एम्ब्रिक को आगे किया जाए ताकि क्रिस मार्क्वेस का समर्थन आसानी से
मिल सके। क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? उस पागल लड़की ने तुम्हारी पूरी स्थिति को खतरे में डाल दिया है। ग्रैंड ड्यूक हेगल का क्या वो अब भी टालमटोल कर रहा है? अर्ल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो डरपोक, उसमें कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। शायद जब उसे घायल किया गया था तो उसकी मर्दानगी के साथ और भी बहुत कुछ काट दिया गया। हेगेल जो राजा का कजिन था, राजकुमारी को छोड़कर वो आखिरी इंसान था जिसमें असली शाही खून था। उसके बिना किसी भी विद्रोह को शाही वैधता नहीं मिल सकती थी। लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद जिसमें वो अपाहिज और संतानहीन हो गया, वो पूरी तरह से दरबार से गायब हो गया। अर्ल का गुस्सा फूटने लगा। कुछ भी मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा, एक भी बात नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। ये कहते हुए वो गुस्से में डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। काउंटेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो कितना काबू है उसके गुस्से पर, और सोचो बस एक शादी से दो बड़े घराने एक हो सकते थे। बताओ एरिक, तुम्हारी क्या राय है? एरिक ने शांत लहजे में कहा, दो महान घरानों के बीच अलायंस के लिए शुरू से ही एक कमजोर रणनीति थी। इससे सिर्फ राजा का शक और तेज होता है और अगला शाही वारिस अब तक तय भी नहीं हुआ है। बाकी रईस घरानों को अपनी तरफ करने में सालों लगेंगे। काउंटेस ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। शायद मैंने युद्ध के मैदान में इतना वक्त बिताया है कि राजनीति ने मेरी समझ को कुंद कर दिया है। तुम जैसे युवा भी अब इसे साफ देख पा रहे हो, और फिर भी वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। फिलहाल तो हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, एरिक ने जवाब दिया। काउंटेस ने उसकी तरफ देखा। ये अच्छा है कि दासियों के पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन एरिक, उस लड़की से दिल मत लगाना। एक पुरुष का स्नेह दुनिया की सबसे कम टिकाऊ भावना होती है। अगर तुम अभी उसे थोड़ा सा अपनापन दोगे और बाद में वो छीन लोगे तो बेहतर होता कि तुमने कभी कुछ दिया ही ना होता। वापसी के रास्ते में एरिक का दिमाग लगातार उलझा रहा। उसकी अपनी माँ तक ने कहा था कि उसे मिशा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन जब भी एरिक मिशा के साथ हुई बेरहमी के बारे में उसके लिए खुद को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। तभी आगे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बिस्तर पर चढ़ो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा खा लिया क्या, या अब जाकर जवाब देना सीख लिया? फिर आई एरिक की आवाज, शांत, नरम, लेकिन उसके शब्दों में साफ अथॉरिटी थी। आपकी कोशिश के लिए धन्यवाद। अब से मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। आप लोग जा सकती हैं। दोनों दासियां थोड़ी हिचकीं, लेकिन मना नहीं कर सकीं। हम सुबह वापस आएंगी। उनके जाते ही मिशा विजिबली शांत हो गई। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन एरिक उससे धीरे धीरे बात करता रहा। लगता है आज तुम्हारा मूड अच्छा है। ये हमारी राजधानी वाली हवेली है। हम यहाँ और क्लॉड की जमीन के बीच सफर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, और अगर कुछ पसंद ना आए तो बस बता देना। मिशा अब भी अपने बालों से खेल रही थी, पूरी तरह उसी में खोई हुई। एरिक को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। जब वो अंदर आया था तो मिशा ने उसकी आंखों में देखा था। क्या अब उसने उसमें दिलचस्पी खो दी? फिर एरिक की नज़र उसके पैरों पर गई। वो पतली सी नाइट गाउन पहने हुए थी। उसके नीचे उसके पैर बिल्कुल खुले थे। क्या पहनने के लिए बस यही एक कपड़ा है? ये तो किसी जेल के कपड़े जैसा लग रहा था, किसी असली राज परिवार की पोशाक जैसा तो बिल्कुल नहीं। अचानक मिशा ने ऊपर देखा, और क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे, एरिक वहीं थम गया। मिशा ने अपने होंठ गोल किए और कुछ शरारती सी आवाजें निकालीं, और अगले ही पल उसने मुंह भरकर थूक सीधा एरिक के चेहरे पर फेंक दिया। एरिक ने पलकें झपकाईं, पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से सांस ली और बोला, राजकुमारी, दूसरों पर थूकना अच्छा व्यवहार नहीं होता। फिर उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। बाहर काली रात के आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर बिस्तर पर दो परछाइयां बना रही थी। एरिक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके बिल्कुल पास उसकी पत्नी उसे देख रही थी, एक अजीब सी खाली नज़र के साथ। दिन में जो लड़की बिखरी बिखरी और मासूम लग रही थी, अब वो गायब थी। मिशा अब बिल्कुल होश में थी, लेकिन एक डरावने सन्नाटे के साथ। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। एरिक ने धीरे से सूप का चम्मच उठाया और उसे मिशा के मुंह के पास ले गया, लेकिन वो रुक गया। आज मिशा कुछ ज्यादा ही पीली लग रही थी, जबकि रात को तो वो बिल्कुल ठीक थी। एरिक ने उसे धीरे से मनाने की कोशिश की कि थोड़ा और खा ले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिशा ने अचानक अपना हाथ सूप के कटोरे में डाल दिया। फिर उसमें से एक मुट्ठी भरकर उसे मुंह में ठूंस लिया और जंगली जानवर की तरह अपनी उंगलियां चाटने लगी। एरिक एक बार फिर स्तब्ध रह गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब से उसकी शादी इस राजकुमारी से हुई थी, हवेली का माहौल ही बदल गया था। एक तरफ वो शाही सैनिकों का कप्तान था, तो रोज की तरह वो अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभ्यास करता था। लेकिन एरिक जहां भी जाता, हर जगह उसे सतर्क नजरों से देखा जाता। लोग रुक जाते, हिचकिचाते, जैसे कोई भारी सा बोझ सबके कंधों पर दबा हुआ हो। उसने तेजी से पूछा, तुम सब यूं खड़े क्यों हो? क्या आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई? अब तो अर्क ने भी उनके साथ बैठकर खाना छोड़ दिया था। काउंटेस अपने चुपचाप बैठे पति को देखती रही और धीमे से शिकायत की। इसे कभी अपने जज्बात संभालना नहीं आया। क्लैडनर हाउस के जो पुराने वफादार सेवक थे, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। सब अस्त व्यस्त थे, बेचैन से। लेकिन फिर भी कोई भी एरिक के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एरिक अब भी शांत, संयमित और वैसा ही था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। ट्रेनिंग के बाद एरिक को पता चला कि राजकुमारी नौकरानियों के काम वाले कमरे में पहुंच गई थी। कमरा धूप से भरा हुआ था, ताजे धुले कपड़ों की हल्की सी खुशबू थी, माहौल गर्म और शांत था। कुछ दासियां एक गोल घेरे में बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थीं और मिशा बिल्कुल बीच में चुपचाप लेटी हुई थी, पूरी तरह शांत, आराम से। एक लड़की कह रही थी, उसके बालों की चमक तो उस चांदी जैसे धागे से भी ज्यादा खूबसूरत है जो मैंने कभी देखा था। मैंने एक बार ऐसा ही एक छोटा सफेद बिल्ली का बच्चा देखा था, उसका फर बिल्कुल बर्फ जैसा था, ये भी उतनी ही प्यारी है। एरिक अंदर आया और बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन पाया, और जाहिर सी बात है, मिशा की देखभाल की जिम्मेदारी जिन 2 दासियों पर थी वो वहां नहीं थीं। एरिक आगे बढ़ा और मिशा को धीरे से गोद में उठा लिया। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसने सख्त लेकिन नर्म लहजे में कहा। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।